मैं एक अनाथ आश्रम में नौकरी करती थी। वहाँ एक लड़की से मेरी दोस्ती हो गई। वह मुझे रोज बोलती थी, दीदी आप आज मेरी जगह पर सो जाएं। मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैं समझती थी कि उसे उसके बिस्तर से तकलीफ है। मैंने उस दिन उसका बिस्तर बदलवा दिया, पर वह अभी भी यही कहती थी। इस बार मैंने उसकी बात मान ली और उसकी जगह पर चादर उड़कर लेट गई। आधी रात ही गुजरी थी जब मुझे लगा शायद उसको उसका बिस्तर पसंद नहीं है। मैंने उसका बिस्तर बदलवा दिया, लेकिन उसने मुझे दूसरे दिन फिर यही बात कही। इस बार मैंने उसकी बात मान ली और मैं उसकी जगह पर सो गई। मुझे सोए हुए कुछ ही देर हुए थे कि अचानक कभी कभी हमें अपनी आंखों देखे बातों पे यकीन नहीं होता है, क्योंकि आज के दौर में इंसान सिर्फ वही करता है जिसपे उसका फायदा हो। बिना अपने फायदे के कोई किसी की मदद नहीं करना चाहता है। मेरा नाम सपना है। मेरी उम्र इस समय 35 साल थी। मैं अपने घर में अपनी माँ के साथ रहती थी। हम दोनों का एक दूसरे के अलावा इस दुनिया में और कोई सहारा नहीं था। मेरे पति का कुछ साल पहले तलाक हो चुका था। तलाक के बाद मैं अपनी माँ के घर वापस आ गई थी। बचपन में ही मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। तभी से माँ ने मुझे अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया और फिर मेरी शादी कर दी। मेरी शादी के बाद मेरी माँ भी अकेली रहती थी। मैं उनकी इकलौती संतान थी। मेरे तलाक के बाद सभी ने मुझसे शादी करने के लिए कहा, लेकिन मैंने मना कर दिया। मुझे अब शादी नहीं करनी थी। मुझे मेरी माँ के साथ रहना था, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ मेरे लिए जी थी। अब मेरा फर्ज था कि मैं उनके लिए कुछ करूं, उन्हें बुढ़ापा में आराम दूं। मेरी माँ लोग कपड़े सीकर अपना गुजारा करती थी, लेकिन आजकल उनकी तबीयत खराब रहने लगी। मैंने माँ से कहा, आप कपड़ा सीना बंद कर दीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती। मैं कोई ना कोई काम देख लूंगा। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी। +2 के बाद मेरी माँ ने मेरी शादी कर दी थी, क्योंकि उन्हें मेरी शादी का बहुत फिक्र रहती थी। वह चाहती थी कि मैं अपने जीते जी मेरी शादी कर दे। इसलिए +2 के बाद ही मेरी माँ ने मेरे लिए अच्छा सा रिश्ता देकर मेरी शादी कर दी। मुझे किसी स्कूल में जॉब मिलना मुश्किल था। मैंने अपने पड़ोसियों से कह रखा था, कोई काम हो तो मुझे बताना। मैंने अपने दोस्तों से पूछा, अगर मेरे लिए कोई जॉब हो तो मुझे बताना। तब उसने मुझे बताया कि एक अनाथ आश्रम में एक औरत की जरूरत है। मैंने उससे पूछा, वह कहाँ क्या काम करना होगा। उसने मुझसे कहा कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। उसे भी किसी ने इस नौकरी के बारे में बताया था, तो उसने सोचा कि मुझे बता दे, शायद मेरा काम बन जाए। फिर मैंने उससे वहाँ का एड्रेस लिया। अगले दिन मैं अनाथ आश्रम चली गई। मैं जब वहाँ पहुंची तो वहाँ तो वह एक घर की तरह बना हुआ था। मैं गेट से अंदर गई। वहाँ ग्राउंड में बच्चे खेल रहे थे। वहाँ कुछ बच्चे विकलांग भी थे। वह घर के अंदर काफी बड़ा बना हुआ था। इसमें काफी कमरे थे। वहाँ एक छोटा सा कमरा बना हुआ था जहाँ वॉचमैन रहता था। मैंने एक बच्चे से ऑफिस का पता किया। उसने मुझे सामने कमरे की तरफ इशारा किया। मैं वहाँ चली गई। अंदर देखा तो वहाँ एक मैडम बैठी थी। मैंने उनसे अंदर आने को पूछा। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आ जाओ। मैंने बताया कि मैं नौकरी के लिए आई हूँ। उन्होंने मुझे मेरा नाम, मेरी पढ़ाई के बारे में पूछा, तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। उन्होंने मुझसे कहा, ठीक है, तुम कल से आ जाना, लेकिन हमारे यहाँ जो लेडीज काम करती है उन्हें यहीं रुकना पड़ता है, सिर्फ संडे को ही अपना घर जाती है। मुझे उनकी यह बात सुनकर माँ का ख्याल आया। मैं अपनी माँ को घर पे अकेले कैसे छोड़ सकती हूँ, उनकी तो तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। मैंने मैडम से कहा मैं रोज़ नहीं आ सकती, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। कहा कि यहाँ हर समय बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है, उनके पास हर समय किसी न किसी का रहना जरूरी होता है। वैसे यहाँ तुम्हारे अलावा 2-3 लड़कियाँ और हैं, लेकिन उन्हें भी काम होता है। मैंने मैडम से पूछा, यहाँ पर मुझे क्या काम करना होगा। मैडम ने कहा कि तुम्हें यहाँ रुकना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को खिलाने पिलाने के लिए एक जिम्मेदारी तुम्हारी ही होगी और तुम्हें बच्चों का ख्याल रखना है। इसके अलावा और कोई काम नहीं है। मैंने उससे और कुछ बातें की और फिर मैं वहाँ से उठकर अपने घर आ गई। मुझे वहाँ रुकने पर कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन अपनी माँ की फिक्र थी। मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती थी। जब मैं घर आई तो माँ ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, तुम्हें नौकरी मिल गई थी, नौकरी मिली या नहीं। मैंने माँ को सब कुछ बता दिया। माँ ने कहा, अगर तुम्हें यह नौकरी पसंद आई है और पैसे भी सही मिल रहे हैं तो तुम यह नौकरी कर लो, मेरी फिक्र मत करो, मैं अकेले रह लूंगी। मैंने उनसे कहा कि आपके लिए खाना कौन बनाएगा, मुझे वहाँ 24 घंटे रहना होगा। माँ ने कहा, तुम फिक्र मत करो,
मैं अपने लिए खाना बना लूँगी, वैसे भी मैं सारा दिन खाली ही रहती हूँ। तुमने मेरी सिलाई का काम भी छुड़वा दिया, क्या मैं अपने लिए खाना भी नहीं बना सकती? मैंने कहा ठीक है माँ, अपना ख्याल रखना और दवाई भी समय पे लेते रहना। मैं अपने कमरे में आई, मैंने अपने अलमारी से कुछ कपड़े निकाल कर बैग में रख लिए और कुछ जरूरी सामान भी रख लिया। अगले दिन मैं अपनी माँ से मिल अनाथ आश्रम के लिए निकल गई। मैं वहाँ जाकर मैडम से मिली। मैडम ने मुझे मेरा काम समझा दिया, मुझे मेरा कमरा भी दिखा दिया। मैं अपने कमरे में अपने कपड़े रखे। वहाँ कमरे में मेरे साथ वह 3 लड़कियाँ भी रहती थी, लेकिन उसमें कमरे में कोई नहीं था। मैंने थोड़ा आराम किया, फिर मैं बाहर आ गई। बाहर मुझको और लड़कियां मिली जो यहाँ काम करती थी। वह तीनों लड़कियां ही थी। उनमें से एक का नाम मीना था और दूसरे का नाम टीना था। पहले मैं उनसे मिली, अपने बारे में बताया। उन्होंने मुझे अपने बारे में बताया। हम बच्चों के साथ खेलने लगे। दोपहर के खाने का समय हो गया। एक कमरा था जिसमें बच्चे खाना खाया करते थे। हम उस कमरे में बच्चों को लेकर गए और बच्चों को खाना खिलाया। वहाँ एक आंटी खाना बनाने आती थी और खाना बनाकर चली जाती थी। मैंने बच्चों को खाना खिलाया। दोनों टाइम का खाना बनाना और सुबह का नाश्ता बनाना उनकी जिम्मेदारी थी। बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी मीना और टीना पर थी और बच्चों को खाने पीने का ध्यान मैं रखती थी। मेरा यहाँ अच्छा समय गुजरता था। बच्चे सारे दिन खेल में मगन रहते और साथ में पढ़ाई भी करते थे, लेकिन बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्हें थोड़ी सी डांट लगानी पड़ती थी। मेरा यहाँ सबसे अच्छी दोस्ती हो गई थी। यहाँ रहकर मैंने एक बात नोटिस की थी कि यहाँ रोज कोई न कोई बच्चा अडॉप्ट होता था। रोज कोई न कोई फैमिली किसी बच्चे को लेने आती थी और मैडम उनको बच्चे को दे भी देती थी। यहाँ सिर्फ बच्चे अडॉप्ट ही नहीं होते बल्कि यहाँ बच्चे आते भी थे। कुछ लोग अनाथ बच्चों को यहाँ लेकर आते थे ताकि उनके अच्छे से देखभाल हो सके। आंटी बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। उनकी वजह से बच्चों को रहने के लिए छत मिल रही थी और ये मैडम बच्चों को हर चीज़ की सहूलियत देती थी। मैडम बहुत अच्छी आदत थी उन्हें। वहाँ एक छोटी सी बच्ची जो 13-14 साल की होगी, उसका एक हाथ खराब था। वह जब से यहाँ आई थी किसी से बात भी नहीं करती थी। वह खाना भी ठीक से नहीं खाती थी। एक दिन मैंने उसे अपने हाथ से खाना खिलाया। उसने पूछा कि वह किसी से बात क्यों नहीं करती। मेरी बात का कोई जवाब नहीं देती थी। मैं उससे रोज बात करने की कोशिश करती थी। अब वह मुझसे थोड़ी थोड़ी बातें करने लगी थी। अब वह अक्सर मेरे साथ ही रहती थी। वैसे तो मैं सारे बच्चे ही प्यार से बातें करती थी। मैं जानती थी कि बच्चों का दिल बहुत कमजोर होता है, छोटी छोटी बातों को अपने दिल पे लगा लेती है। उस लड़की के साथ मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक दिन वह लड़की बहुत घबराई हुई मेरे पास आई, कहने लगी, दीदी आप मेरी जगह पे सो जाया करो, मुझे सोने के बाद बहुत दर्द होता है। मैंने उससे पूछा, तुम्हें अपनी जगह पर क्या परेशानी है? उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मुझे यह कहती रही कि दीदी आप मेरी जगह पर सो जाया करें, मुझे बहुत दर्द होता है। मैंने कहा ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करती हूँ। मैंने सोचा शायद कोई बच्चा होगा जो उसे परेशान करता होगा, मुझे इसलिए अपनी जगह बदलने को कह रही है। मैंने मीना से कहकर उसकी जगह बदलवा दी और मैं बच्चों के साथ जाकर बैठ गई। हमारा कमरा बच्चों के कमरे से दूर था। इस अनाथ आश्रम में 40 से 50 के करीब बच्चे थे। लड़कियों का कमरा अलग था और लड़कों के कमरे अलग। मैडम हर चीजों का वहाँ खुद ख्याल रखती थी। हम लोगों ने रात का खाना खाया और अपने कमरे में जाकर सो गई। अगले दिन जब मैं उठी तो रोज की तरह अपने कामों में लग गई। जब दोपहर का खाना खाने का समय हुआ, मैं पिंकी के पास गई। मैंने उससे जाकर पूछा, अब तो तुम्हें अच्छे से नींद आई होगी, अब तो मैंने तुम्हारी जगह भी बदल दी। लेकिन वह बाकी दिनों की तरह आज भी उदास थी। उसने मुझे अभी भी वही बात कही थी, आप मेरी जगह पर सो जाया करो, मुझे बहुत दर्द होता है। मैंने उससे पूछा, अब कैसा दर्द? क्या अभी भी तुम्हें किसी बच्चे ने परेशान किया है? इतने में मैडम मेरे पास आ गए। उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में चली गई। अब जब भी पिंकी मुझसे मिलती मुझे यही बात कहती, लेकिन मैं उसकी बात टाल देता। मुझे लगा शायद यह यहाँ रहना नहीं चाहती, लेकिन मैंने यह भी सोचती थी उसे यहाँ क्या परेशानी हो सकती है, यहाँ तो सब बच्चे बहुत खुश रहते हैं। फिर मैंने सोचा क्यों नहीं आज मैं पिंकी के बिस्तर पर सोकर देख लूं, सब पता चल जाएगा वह झूठ बोलती है या सच। आज हम लोगों ने रात का खाना खाया, उसके बाद मैं पिंकी के पास गई। मैंने पिंकी को अपने कमरे में अपने बेड पर सुला दिया और मैं उसकी जगह पर लेट गई। थोड़ी देर बाद ही मुझे नींद आ गई। अभी मुझे सोए कुछ ही देर हुई थी,
मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरे पैरों को छुआ। मैंने अपने पैर चादर के अंदर कर ली। फिर अचानक से मुझे एक चुभन सी हुई। मैंने चादर हटाकर देखा तो मुझे वहां कुछ लोग नजर आए। वह लोग आपस में कुछ बातें कर रहे थे, लेकिन मैं उन्हें ठीक से नहीं देख सकी। उससे पहले मैं बेहोश हो गई। अगली सुबह मैं उठी तो मैं अपनी जगह पर ही सो रही थी। मेरे सर में हल्का सा दर्द था, आंखें लाल हो रही थी। मुझे अपनी तबीयत कुछ खराब लग रही थी। मैं उठकर हाथ पोंछने लगी। तभी पिंकी आई और बोली, आपको भी दर्द हुआ था? तुम सिर्फ मुझसे बहाना करती हो। आज से तुम अपनी जगह पर ही सोओगे। इसके बाद मैंने उससे कोई बातें नहीं की। वो अपना छोटा सा मूल्य के कमरे से चली गई। मेरे साथ रात में क्या हुआ मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा था। अगले दिन संडे था। मैं अपने घर अपनी माँ से मिलने चली गई। जब मैं घर पहुंची तो मेरी माँ मुझे देखकर बहुत खुश हुई और मुझे मेरी नौकरी के बारे में पूछने लगी। मैं वहाँ खुश तो हूँ ना, मुझे ज्यादा काम तो नहीं करना पड़ता। मैंने अपनी माँ को वहाँ के बारे में बताया और खर्च के पैसे माँ के हाथों में दिए। मेरी माँ बहुत खुश हुई और मुझे दुआएं देने लगी। अगले दिन मैं आश्रम के लिए निकल गई और वहाँ जाकर अपने कामों में लग गई। शाम को खाना खाने के लिए जब हम लोग मिले तो मैंने टीना से पिंकी के बारे में पूछा। टीना ने मुझे बताया, तुम्हें नहीं पता, उसे तो एक आदमी ने अडॉप्ट कर लिया है और वह उसे लेकर चले गए। मैं सुनकर बहुत उदास हुई क्योंकि मैं पिंकी को बहुत करीब हो गई थी। लेकिन कहीं न कहीं मुझे इस बात की खुशी भी थी कि पिंकी को माता पिता मिल गए होंगे और अब वह अच्छा जीवन जिएगी। अब वह पढ़ लिख कर अपने जीवन में कुछ बन पाएगी। मुझे पिंकी की बहुत याद आती थी, लेकिन मैं और बच्चों अपने आप को बिजी कर लिया। यहाँ मुझे एक बात बहुत हैरान करती थी कि यहाँ रोजाना बहुत बच्चे आते थे और रोजाना बहुत से बच्चे अडॉप्ट कर लिए जाते थे। वरना लोग अनाथ बच्चों को गोद लेना नहीं चाहते हैं और अगर लेकर भी जाते हैं तो उन्हें नौकर बनाकर रखते हैं। लेकिन यहाँ तो रोजाना बहुत एडॉप्शन होते हैं और हर आदमी बच्चों को अपनी संतान बनाकर ही ले जाता था। मुझे यह बात बहुत परेशान कर रही थी। मैं जानना चाहती थी कि आखिर मसला क्या है, लेकिन यहाँ किसी से कुछ पूछ भी नहीं सकती। अगर मैं ज़्यादा कुछ पूछताछ करती तो मेरी नौकरी खतरे में आ जाती और मुझे इस नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अगर मेरी यह नौकरी छूट जाती तो पता नहीं मुझे कहीं और नौकरी मिलती या नहीं। एक दिन मैं मीना से पूछ लिया, यहाँ इतने सारे एडॉप्शन कैसे होते हैं? वरना लोग तो अनाथ बच्चों को लेना भी नहीं चाहते। मीना ने कहा, यहाँ की मैडम बहुत अच्छी है। वह बहुत लोगों को जानती है, जिस वजह से यहाँ ज़्यादा एडॉप्शन होते हैं। वैसे भी दुनिया में बुरे लोगों के साथ अच्छे लोग भी होते हैं। हो सकता है भगवान उनके दिल में इस अनाथ बच्चों के लिए दया भर देते हो। उसकी बातें सुनकर मैं खामोश हो गई। मुझे यहाँ काफी समय हो गया था। यहाँ रोज ही बच्चे आते जाते रहते थे। एक दिन एक बच्ची मेरे पास आई जो लगभग 12 साल की होगी। वह मुझे जाकर कहने लगी, दीदी मुझे अपने बिस्तर पर नहीं सोना है, मुझे दर्द होता है। मैं उनके लिए बात सुनकर हैरान हो गई, क्योंकि यही बात मुझे पिंकी भी कहा करती थी। मैंने उससे पूछा, बेटा कैसा दर्द होता है? क्या तुम्हें कोई और बच्चा परेशान करता है? क्या तुम्हें बिस्तर में कुछ चुभता है? वह बच्ची रोने लगी और रोते रोते मुझे बताया, उसे ऐसा लगता था कि उसे किसी ने इंजेक्शन लगाया हो। फिर उसके बाद उसे कुछ याद नहीं रहता था और जब वह सुबह उठती तो उसे पूरे शरीर में दर्द होता है। मेरे दिमाग में ऐसी बातें आई जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैंने खुद से ही सवाल करके खुद को जवाब दिया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ ऐसा कैसे कौन कर सकता है? यहाँ तो बच्चों का हर तरफ से ख्याल रखा जाता है, फिर वो ऐसा करेंगे? मैं उसको साथ लेके गई और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। मैंने उसके कपड़े उतार कर देखा तो उसके जिस्म में कुछ निशान थे। मैं समझ गई कि इसके साथ कुछ गलत हुआ है। मैंने उससे कहा, तो फिक्र मत करो, मैं रात को तुम्हारे साथ ही सोऊंगी, घबराओ नहीं। और तुम यह बात अभी किसी को मत बताना। उस बच्ची की हालत देखकर मुझे रोना आ रहा था, लेकिन मैंने खुद को शांत किया और मन ही मन सोच लिया था, इसके साथ जो कुछ भी हुआ है वह मैं पता लगा कर ही रहूंगी। इस बच्ची के साथ जिसने भी गलत किया उसको छोड़ूंगी नहीं। रात में मैं बच्चों के कमरे में जाकर उस लड़की से थोड़ी दूर लेट गई। मैंने किसी को इस बारे में नहीं बताया था। मैंने अपने ऊपर चादर डाली। मुझे नींद नहीं आ रही थी। आधी रात होने आई थी, रात को 2 बजे का समय। तभी मुझे किसी के दरवाजे खोलने की आवाज आई। जब मैंने चादर से चुपके से देखा तो वहां 2 आदमी उस बच्ची की तरफ आ रहे थे।
वह दोनों आदमी उस बच्ची के पास गए, उसका मुंह बंद किया, फिर उसको इंजेक्शन लगा दिया। कुछ देर बाद उसको गोद में उठाकर कमरे से बाहर निकल गए। यह देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मैं जल्दी से अपनी जगह से उठी और दोनों आदमियों का पीछा करने लगी। दोनों आदमी वहां थे जो वहां अनाथ बच्चों को लेकर आते थे। मैंने सोचा कि मैं यह बात मैडम को बताती हूँ, लेकिन मैं जब तक मैडम को जगाती और सब कुछ बताती तब तक वह लोग निकल जाते, इसलिए मैंने उनका पीछा करना सही समझा। जब मैं उनका पीछा करते करते बाहर गई तो मुझे देखकर बहुत हैरानी हुई कि वह वॉचमैन से बात कर रहे हैं। वॉचमैन ने उसके बाहर जाने के लिए गेट भी खोल दिया। तब मैं समझ गई कि वॉचमैन और मैडम जी इन सब में मिले हुए हैं। उनको निकलने के बाद ही वॉचमैन ने गेट बंद कर दिया। मैं दूसरे गेट से बाहर गई तो सामने ही मुझे वह दोनों आदमी दिखाई दिया। मैं उनके पीछे पीछे जाने लगी। अनाथ आश्रम से थोड़ा आगे चलकर एक घर था जहाँ कोई नहीं रहता था। यह लोग उस घर में चले गए, अंदर दरवाजा बंद कर लिया। मैंने घर के चारों तरफ से देखा, शायद दरवाजा मुझे मिल जाए अंदर जाने के लिए। तब मुझे एक दरवाजा दिखा जो कि टूटा हुआ था। मैंने उससे खुद अंदर चली गई। पूरे घर में अंधेरा था। अंदर जाकर मैंने देखा एक कमरे की लाइट जल रही थी। मैं उस कमरे की तरफ गई तो उसका दरवाजा भी अंदर से बंद था। मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। वहां दो आदमी थे। एक आदमी खड़ा था, दूसरा बच्ची के साथ गलत काम कर रहा था। यह देखते ही मेरी चीख निकलती। मैंने बिना कुछ सोचे समझे खिड़की से आवाज लगा दी। उनसे कहा, छोड़ दो उस बच्ची को वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। उन्होंने मुझे देखा और मुझसे कहने लगे, तुम यहाँ कैसे आई? मैंने कहा, छोड़ो बच्ची को। उनमें से एक आदमी मेरे पास आया और मेरे सर पर जोर से कुछ मारा, जिससे मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मेरा सर घूम रहा था। आंखों के सामने अंधेरा छाया हुआ था। मैंने हिम्मत करके उठने की कोशिश की तो मेरा सर घूम रहा था, आंखों के सामने अंधेरा था। और कोशिश की और जब उठकर देखा तो मैं एक अंधेरे कमरे में बंद थी। मुझे होश आने के बाद सब याद आ गया और मैं उस बच्ची के बारे में सोचने लगी। पता नहीं जालिमों ने उस बच्ची के साथ क्या किया होगा, वह किस हाल में होगी। इस समय मैडम और चौकीदार भी मिले हुए हैं। मेरे हाथ पैर बंधे हुए थे। मैंने खोलने की कोशिश की लेकिन मेरी कोशिश बेकार रही। थोड़ी देर बाद एक आदमी अंदर आया। वह मेरे लिए खाना लेकर आया था। मैंने उससे कहा, मुझे छोड़ दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। वह हंसने लगा और मुझसे बोला कि पहले तो बड़ी उछल रही थी, निकल गई सारी हेकड़ी। पहले तो बोल रही थी। मैं उनकी बात सुनकर रोने लगी। इस समय मैं उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती थी क्योंकि मेरे हाथ पैर बंधे हुए थे और वे बहुत खतरनाक और जालिम थे, सो मेरे साथ कुछ भी कर सकते थे। उस आदमी ने मुझसे कहा, लो खाना खा लो, मरने के लिए भी तो ताकत चाहिए होती है। फिर उन्हें मेरे हाथ खोले और खाने की थाली मेरे हाथ में देकर वहां से चले गए। मैंने उस खाने को हाथ भी नहीं लगाया। हो सकता है उन्हें उस खाने में जहर मिलाया हो ताकि वह मुझे रास्ते से हटा सके। अब मैं उनकी सारी हकीकत जान चुकी थी। वह लोग मेरे साथ कुछ न कुछ जरूर करते। अचानक मुझे पिंकी की याद आ गई। अब मुझे उसके दर्द का एहसास हो रहा था। मैं समझ गई थी कि वह मुझसे क्या कहना चाहती थी। रात में मैं उस दर्द होता था। बेचारी मासूम बच्ची, एक तो लवारिस, ऊपर से उसके साथ इतना गलत हुआ। भगवान इन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैडम भी इन सब में मिली होगी। मैंने सोचा कि कैसे भी करके मुझे यहाँ से निकलना होगा वरना यह लोग मुझे भी मार डालेंगे। मैं दरवाजा खोलने के लिए दरवाजा के पास गई, परंतु दरवाजा बाहर से बंद था। मैंने कमरे के चारों तरफ देखा तो वहां मुझे कुछ नजर नहीं आया। फिर ऊपर की तरफ देखा तो मुझे एक खिड़की दिखाई दी, लेकिन वह बहुत ही ऊपर था। मैंने कमरे में देखना शुरू किया जिसमें चढ़कर मैं खिड़की से बाहर जा सकती थी। मुझे वहां एक स्टूल रखा हुआ दिखाई दिया। मैंने उसको खिड़की की तरफ रखा, उस पर चढ़ के खिड़की के बाहर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने उसका शीशा तोड़ा और बाहर कूद गई। कूदने की वजह से मेरी टांगों में चोट लग गई और मुझसे चला भी नहीं जा रहा था, लेकिन मैंने अपनी परवाह किए बगैर गेट की तरफ गई तो गेट भी बंद था। फिर मैंने वहां से निकलने का दूसरा दरवाजा ढूंढा। पीछे की तरफ एक दरवाजा था जिससे मैं बाहर आई। थोड़ी आगे चलकर ही अनाथ आश्रम का गेट था। वहां पर वॉचमैन बैठा रहता था। अगर वह मुझे देख लेता तो दोबारा से मुझे पकड़वा देता, इसलिए मैंने अपना मुंह दुपट्टे से ढककर चुपचाप वहां से निकल गई। मैं पुलिस स्टेशन की तरफ गई क्योंकि मैं बच्चों को ऐसा नहीं छोड़ सकती थी। वहां बच्चों के साथ बहुत गलत हो रहा था
और ये सब पुलिस को बताना बहुत जरूरी था। पुलिस स्टेशन वहां से काफी दूर था। मैं पैदल चलकर पुलिस स्टेशन पहुंची। मुझे वहां आधा घंटा इंतजार करना पड़ा। वहां बैठे लोगों से मुझे डर लग रहा था क्योंकि वहां सारे मुजरिम थे। मैंने इंस्पेक्टर को सारी बताई बातें। इंस्पेक्टर ने कहा, क्या तुम्हारे पास इन सब का कोई सबूत है? मैंने कहा, नहीं, इसका कोई सबूत नहीं है। उन्होंने कहा, हम तुम्हारी बात कैसे मान ले? हो सकता है तुम झूठ बोल रही हो और उन लोगों को फंसाना चाहती हो। मैंने इंस्पेक्टर साहब को समझाया, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? इन सब में मेरा क्या फायदा हो सकता है? मैं तो सिर्फ मासूम बच्चों को बचाना चाहती हूँ जिस पर बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है। मैं उन लोगों के खिलाफ गवाही देने के लिए भी तैयार हूँ। इंस्पेक्टर साहब ने कहा, बिना सबूत के हम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अदालत में सबूत चलते हैं। परंतु इंस्पेक्टर ने मेरी सारी बातें सुनकर कुछ देर सोचा, फिर मेरी एफआईआर लिखी। और उन्होंने मुझे कहा कि वह लोग आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, तुम अपना ध्यान रखना। मैं वहां से अपने घर गई। मैंने अपना सामान लिया और अपनी माँ के साथ वहां से निकल गई क्योंकि हो सकता था वह लोग मेरे घर पहुंच जाते। मैं अपने एक दोस्त के घर चली गई। मेरी माँ ने मुझसे पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इस हालत में, तुम्हारे साथ क्या हुआ? मैंने कहा, आप चलिए, मैं रास्ते में आपको पूरी बातें बताती हूँ। फिर मैंने उन्हें रास्ते में सारी बातें बता दी। अब मुझसे कहने लगे कि तुमने जो किया सही किया, जालिमों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, तुम उन्हें सजा दिलाकर ही रहना। कुछ दिनों बाद पुलिस वहां भेस बदल कर गई। उन्होंने मैडम से बातें की। उन्हें एक बच्चे चाहिए और वह उस बच्चे को विदेश ले जाकर बेच देंगे। इसके लिए मुंह मांगे रकम देने को तैयार है। मैडम ने भी बच्चे देने की भरी और बात करते करते कहा कि आपको और बच्चे चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे। हमारे यहाँ हम बच्चों को हर तरीका का काम करवा लेते हैं। पुलिस वालों ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया और वह वहां से आ गए। अगले दिन उन्होंने वहां छापा मार दिया। मैडम, वॉचमैन और उनके आदमियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। वहां जो लड़कियां काम करती थी उन्हें भी इन सब के बारे में कुछ पता नहीं था। मैडम के कमरे की तलाशी लिया गया तो वहां उनके खिलाफ सारे सबूत मिल गए। इसके साथ साथ पुलिस को मैडम के ऑफिस से ड्रग्स में मिले, जिससे पता चलता है कि वह ड्रग्स का भी कारोबारी करती है। उन्हें अदालत में पेश किया गया। अदालत में पता चला कि वह मासूम बच्चों की ब्लू फिल्म भी बनाती है, जिससे बाहर विदेश में बेच देती है। इससे वह करोड़ों रुपया कमा रही थी। और जो लोग बच्चों को अनाथ आश्रम से अडॉप्ट करते थे, उन्हें अडॉप्ट नहीं करते थे बल्कि उन्हें बेचने के लिए लेकर जाते थे। और जिन आदमियों ने मुझे वहां बंद किया था, वही आदमी अच्छे और खूबसूरत बच्चे को लेकर आते थे। वह इस बात का खास ध्यान रखते थे कि बच्चे यतीम हो, उनके आगे पीछे कोई पूछने वाला ना हो, ताकि वह चाइल्ड के साथ जैसा हो सके वैसा कर सके। उसके खिलाफ गवाही भी उन सबको सजा हो गई। अब उस अनाथ आश्रम की जिम्मेदारी अदालत ने मुझे दे दी। मैंने वहां बच्चों को बहुत अच्छे से रखा, उनका पूरे तरीके से ख्याल रखे। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के पास शायद दिल ही नहीं होता है। लोग पैसे की खातिर इतना गिर सकते कि सोच भी नहीं सकती थी। अब वहाँ बच्चे बहुत खुश रहते हैं। कोई बच्चे को अडॉप्ट करने आता है तो सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसके बाद ही किसी को बच्चा देती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी किसी बच्चे के साथ कुछ गलत करे। मुझे अक्सर पिंकी की याद आती है और मैं सोचती थी कि काश मैं पिंकी की बातों पे यकीन कर लिया होता, तो मैं इन जालिमों को पकड़वा दिया होता और आज पिंकी भी हमारे साथ होती। अब पता नहीं वह कहाँ होगी और किस हाल में होगी। मैं भगवान से उसके लिए दुआ ही कर सकती हूँ। वह जहाँ भी हो ठीक हो। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। थैंक यू।